Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 5 Laws of Motion, Part 3 Newton's third law of motion and forces in physics. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है क्योंकि ये नॉट ओनली इन फिजिक्स, ये नॉर्मल एवरीडे लाइफ के अंदर भी एप्लीकेबल है। और वो स्टेटमेंट क्या है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जैसा एक्शन करोगे, आप जैसा बिहेव करोगे किसी के साथ, आपको वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। अगर आप किसी से हैंडशेक करने जाओगे तो आपसे वापस हैंडशेक करेगा, और अगर आप किसी को चाटा मारोगे तो आपको वापस चाटा मारेगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। या फिर फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के टर्म्स के अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर हम कुछ भी एफ लगाते हैं, जिसको हम सपोज बोलते हैं एफ एक्शन, ठीक है, एफ एक्शन, ये बराबर होता है नेगेटिव ऑफ एफ रिएक्शन। ओके, बस सिंपली ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो इसका एग्जाम्पल करते हैं तभी समझ में आएगा। सपोज मैं एक दिन वॉल को पुश करना चाहता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं वॉल को पुश करना चाहता हूँ। ये बड़ी सी वॉल है, ठीक है। अब मैं वॉल को पुश करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट्स से मैं कुल मिला के अपने दोनों हाथों से इस डायरेक्शन में एक फोर्स एफ ऐसे लगाता हूँ, राइट के अंदर, ठीक है। तो ये है मेरा एक्शन, है ना, ये हुआ एक्शन, मैं कुछ एक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि मेरे रिस्पेक्ट में अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मुझे क्या महसूस होगा कि मैं फोर्स नहीं लगा रहा, मुझ पर फोर्स लग रहा है पीछे, ठीक है, जो कि बराबर है मेरे फोर्स के, जो हमने फोर्स लगाया। ओके, तो बस ये है सिंपल सा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही ऑब्वियस बन जाएगा ये आपके लिए, बट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट्स, जो ये स्टेटमेंट्स होती है बुक्स के अंदर, हमें एक बार ये करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। सपोज आपके पास कोई टेबल है और ये इसके सपोर्ट्स हैं और इस पर हमने एक बुक रख दी, ठीक है। सपोज यहाँ पर कोई बुक रखी है, लेट्स से इस बुक का जो वेट है वो है 5 न्यूटन वेट, ठीक है, या फिर हम kgf लिखते हैं अभी के लिए, 5 kgf। ओके, तो देखिए ये 5 kgf इसका वेट है, तो ये कहाँ लगेगा? नीचे। ओके, तो एक्शन कितना हुआ? एक्शन मतलब ये बुक कर रही है एक्शन, 5 kgf फोर्स लगा रही है टेबल के ऊपर, तो टेबल क्या करेगा? 5 sgf ऊपर लगा देगा। ओके, तो ये हुआ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इसको हम यहाँ पर कैसे दिखाएंगे? हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि ये हमारी बुक है जो कि इसका वेट है 5 किलोग्राम फोर्स। ओके, तो ये 5 kgf इस पे लग रहा है नीचे ऐसे, दिस इज 5, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो ये टेबल है ये कितना फोर्स लगा रहा है ऊपर? हम बोलेंगे कि ये लगा रहा है लेट्स से R, रिएक्शन फोर्स। ओके, तो अगर टेबल R फोर्स लगा रहा है तो अगर हम टेबल की बात करें, अगर मैं यहाँ टेबल बनाऊं तो टेबल पे कितना फोर्स लगेगा नीचे? टेबल पे नीचे लगेगा R, ठीक है। अब R की कितनी वैल्यू होगी ये आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम इसको भाई 5 ही क्यों नहीं लिखते डायरेक्ट, हम यहाँ R क्यों लिख रहे हैं इसको? भाई अल्टीमेटली तो ये R 5 ही आएगा ना, R 5 ही आएगा क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा। हम इसको R इसलिए लेते हैं कि सपोज अगर ये बुक अगर मूव कर रही है, ये टेबल मूव कर रहा है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर ये ज़रूरी नहीं कि 5 आएगा। हम आगे ऐसे केस पढ़ेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है 5 आएगा, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी भी हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है कि ये R और ये R बराबर होने चाहिए और इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो अगर टेबल ने R लगाया ऊपर तो नीचे लग गया R, ठीक है। अब ये R 5 के बराबर आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करता है कि बुक कैसे है। अभी इस केस के अंदर सपोज सब कुछ रेस्ट पर है, हर चीज़ रुकी हुई है, तो R 5 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप 5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये मूव कर रहे हैं जैसा हम आगे देखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि 5 आए। ओके, तो बस आप यहाँ पर ये हैबिट डाल लीजिए कि कभी भी कुछ ऐसे तो कांटेक्ट में है
कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ओके, तो हम रिएक्शन फोर्स आर ऐसे लगाएंगे, टेबल पे नीचे लगेगा और बुक पर ऊपर लगेगा, है ना, और ये आर आर बराबर है बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए अगर ज़रा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, अब घबराइए नहीं, अभी हम जब फ्री बॉडी डायग्राम और सब बनाएंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी तो बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप से है, ओके। अच्छा अब देखिए अब हम बात करते हैं फोर्सेस की। फिजिक्स के अंदर फोर्सेस कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ठीक है। फोर्सेस देखो, फिजिक्स के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जैसे कि आपको पता होगा। एक तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सबको पता है। सेकंड फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम ईएम फोर्स इधर ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये क्वांटम वर्ल्ड के अंदर है, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। ये जो पार्ट है ये क्वांटम के अंदर होता है। तो देखिए हमारा फोकस इन दोनों फोर्सेस पे होना चाहिए। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लगाते हैं वो होता है mg, नीचे लगता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो कि नाम से ही हो रहा है। फिर बाकी जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ना वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं या आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो वो सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो देखिए ग्रेविटेशनल के लिए तो बस यही एक चीज़ आपको समझनी है कि फोर्स कितना होता है, mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, या फिर जिसको हम वेट भी बोलते हैं कि वेट कितना है, ओके। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कौन से रूप हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमें समझना है वो है रिएक्शन फोर्स, या फिर जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स कब लगता है, अगर कभी भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ रही हैं तो उन दोनों के बीच के अंदर ये रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं, वो लगता है। देखो इसका मैकेनिज्म क्या है आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ऑब्जेक्ट 1, या फिर सिंपली ए बोलते हैं कि ये है ऑब्जेक्ट ए। और एक सेकेंड ऑब्जेक्ट मैं इधर लेकर आता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ कि ये है ऑब्जेक्ट बी, ओके। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट ए के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, मतलब ये जो लोअर मोस्ट पार्ट है यहाँ पर एटम्स हैं और एटम्स के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है लोअर मोस्ट सरफेस पे ए के, और सिमिलरली बी भी एटम से बना हुआ है और एटम के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ भी कुछ बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इवन तो ये पूरा जो बॉडी है बी या फिर पूरा बॉडी ए ये न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि भाई न्यूक्लियस के बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गोल गोल ऑर्बिटल्स में घूमते हैं, ओके। तो आउटर मोस्ट तो इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊं तो देखो क्या होगा, इस ए का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इस बी का इलेक्ट्रॉन अगर ये दोनों पास पास आ रहे हैं तो ये लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, है ना। ये इसे नीचे इधर भेजेगा और नीचे वाला ऊपर वाले को ऊपर भेजेगा, ठीक है। और अगर आपको पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है ये बराबर होता है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा F वही इस पे लगेगा F, इसको हम F इलेक्ट्रिक बोल देते हैं, FE, ओके। तो ये रिएक्शन फोर्स या कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए ये सब तो बात हो गई माइक्रोस्कोपिक लेवल की। आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम क्यों देख रहे हैं, देखो इसका यूज़ क्या है। अगर मैं किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लाता हूँ, ये है ऑब्जेक्ट ए और एक सेकंड ऑब्जेक्ट जो है रेड कलर का, ये है बी, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाता हूँ, जैसे कि हमने ऊपर देखा इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स होता है ये इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। इक्वल एंड ऑपोजिट होता है मतलब
क्या है, ये थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। ओके, तो देखिए कभी भी दो चीज़ें कभी कांटेक्ट में आती है ना, तो हम वहां पर नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। कैसे? देखो इस ए का कुछ मास होगा, ठीक है, अभी ए मास इसको पुश कर रहा है या कांटेक्ट में आया, फिर अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ फोर्स लगा रहे हैं जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो देखो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर हम इन दोनों को अलग अलग देखें तो ये तो है ए, ठीक है। अब इस ए पे एक तो फोर्स लगेगा नीचे जो कि बराबर होगा एम जी के, या फिर एम ए इंटू जी, एम ए का मास इंटू जी। और ये जो बी है ये ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। कुछ लोग एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आर से डिनोट करें, क्योंकि एन और जो यूनिट होता है न्यूटन उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप ये हैबिट डाल लीजिए कि आप आर से डिनोट करें नॉर्मल फोर्स। ओके, नाउ इस बी ने फोर्स लगाया आर ऊपर की डायरेक्शन में और एम ए जी लग रहा है नीचे, ठीक है। अब आप बी को देखो, ये है बी, ठीक है, और नीचे, अभी नीचे का मत देखो कि नीचे क्या सरफेस है, बस इसको देखो कि यहाँ कांटेक्ट में क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ऊपर आर लग रहा है तो नीचे आर लगेगा। क्यों? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर आप यहां से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे सेम फोर्स लगेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड अप्लाई नॉर्मल फोर्सेस और रिएक्शन फोर्सेस, कि कांटेक्ट पे कहीं भी कांटेक्ट हो रहा है दो बॉडीज का तो वहां पर बीच में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इस तरह से लगते हैं। नीचे वाली ऑब्जेक्ट ऊपर लगाएगी और सेम फोर्स ऊपर वाली ऑब्जेक्ट नीचे वाले पर लगाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स अगर आप कहीं भी लगा रहे हैं तो वो आपको ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट टिप है, इसको ऐसे लिखते हैं कि ये जो नॉर्मल या रिएक्शन फोर्सेस है ना, ये जो रिएक्शन फोर्सेस होते हैं ये हमेशा पेयर में लगते हैं। तो रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर्स। ओके, जैसे कि ऊपर देखिए ये आर अकेला नहीं है, इसके साथ एक और आर है जो दूसरी बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। और हाँ, ये भी एक पॉइंट हो गया कि ये जो आर आर लग रहे हैं ये अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, ठीक है। सो इसी में ऐड कर लीजिए, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सेम बॉडी पे दोनों फोर्स नहीं लगते, ठीक है, डिफरेंट बॉडीज। बी पॉइंट क्या है कि भाई इनकी डायरेक्शन क्या है। देखिए हमने यहां पर ये ऊपर लगा दिया, नीचे लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये फ्लैट थे, ठीक है। तो देखो पॉइंट क्या है, कभी भी आपको ये डायरेक्शन देखनी है कि रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, तो आपको ये देखना है कि जो सरफेस है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ना दोनों की, इस कॉन्टैक्ट सरफेस की जो कॉमन नॉर्मल है ना, नॉर्मल समझते हो आप, मतलब परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, उस डायरेक्शन के अंदर हमेशा ये फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखिए कि रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन कॉमन नॉर्मल। ओके, कॉमन नॉर्मल में देखो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए एक एग्जांपल करते हैं। अब देखिए इमेजिन करिए हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास ये ग्राउंड पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास हमें m दिया हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली ग्राउंड या कोई सरफेस है, ठीक है, ग्राउंड ले लीजिए इसको। अब देखिए अगर मैं इस बॉल को देखूं कि ये बॉल पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, तो देखिए एक तो बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि इसमें मास है, तो एक तो नीचे लगेगा mg, ओके, और क्योंकि ये कांटेक्ट में है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट में है ना, तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ रही है तो वहां पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आप यहां पर नॉर्मल फोर्स कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन ये है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो नॉर्मल फोर्स आएगा या रिएक्शन फोर्स जो आएगा ये पेयर के अंदर आएगा, तो दो फोर्स लगेंगे, एक तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे लगेंगे और एक इस ग्राउंड पे लगेगा, ठीक है। सेकंड, ये जो रिएक्शन फोर्स है ये कॉमन नॉर्मल के ऊपर होता है, ठीक है।
तो देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट सरफेस है, तो हर परपेंडिकुलर लाइन इसके लिए नॉर्मल है, ठीक है। और इस स्फेरिकल बॉडी के लिए अगर आपको पता होगा, अगर मैं सेंटर से एक ऐसे लाइन डालूं सीधी, ठीक है, तो ये नॉर्मल होती है ना भाई। नॉर्मल क्या होता है, देखो किसी भी कर्व्ड सरफेस के लिए, अगर ये कर्व्ड सरफेस है और मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट पे नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे नॉर्मल हम कैसे डिफाइन करते हैं भाई, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट डालें, टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे टच करे लाइन, ठीक है, और इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो होगी नॉर्मल, और ये होगा टेंजेंट, ठीक है। तो देखिए इस केस के अंदर कॉमन नॉर्मल क्या हो गई, ये लाइन है ना, दोनों के परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर है और इस स्फेरिकल बॉडी के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि हम नॉर्मल फोर्स कहाँ लगाएंगे, या रिएक्शन फोर्स, ठीक है, रिएक्शन फोर्स हम लगाएंगे इधर R, ओके। और इस ग्राउंड पे कहाँ लगेगा, अगर ये ग्राउंड है ऐसा तो हम नीचे लगा देते हैं, नीचे लगेगा R इस तरह। तो ये है तरीका रिएक्शन फोर्स लगाने का। अच्छा, इसका एक और स्पेशल केस करते हैं कि अगर ये बॉल एक इंक्लाइंड प्लेन पर है, सपोज ऐसी कोई सिचुएशन है कि अब हमने इस बॉल को किसी एंगल के प्लेन पे रख दिया, ओके। अब देखिए अगर मैं इस बॉल को अब देखूं, देखो ये ऐसा बॉल है, ओके। इसी में देखते हैं, क्यों अलग से एक डायग्राम बनाएं, इसी में देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सेंटर पे लगेगा, तो ये तो है mg, ओके। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो कॉमन नॉर्मल पे लगता है, ठीक है, मतलब जो रिएक्शन फोर्स है वो कॉमन नॉर्मल पे लगता है। तो देखिए इस सर्कल के लिए ऐसी सारी लाइंस जो सेंटर से पास कर रही हैं वो इसके लिए नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे हमें फोर्स लगाना है, ठीक है, अगर मैं वो लाइन सेंटर से ऐसे निकाल दूं तो ये नॉर्मल बन जाएगा सर्कल के लिए, और यही लाइन इस इंक्लाइंड प्लेन के भी नॉर्मल है, तो ये कॉमन नॉर्मल बन गई। तो भाई आप फोर्स कहाँ लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट पे, इस पे लगेगा ऊपर, ठीक है, और भाई अगर आप अलग से बना दे प्लेन, ठीक है, इस तरह, तो इस पे लगेगा नीचे। ये तो है प्लेन, और ये जो नॉर्मल फोर्स आया, ये रेड वाला, ये आया ऑन बॉल, ठीक है। तो बस ये आपको ये समझाने के लिए कि नॉर्मल फोर्स आपको कैसे लगाना है, ओके, हमेशा कॉमन नॉर्मल पे। चलिए, अच्छा वैसे मैंने यहाँ पर n से दिखा दिया, तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, इसको R लिखिए, ठीक है, R। चलिए, ये तो था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हम फिजिक्स के अंदर देखते हैं। अब सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है भाई, इसी का भाई होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है भाई। ये तो लगा नॉर्मल के अंदर, ठीक है, ये तो हमने लगाया नॉर्मल के अंदर, इसी का एक भाई होता है जो लगता है टेंजेंशियली, ठीक है, इस तरह फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स, इसके बारे में हम अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर के अंदर। अच्छा, थर्ड फोर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है टेंशन, ठीक है। टेंशन से टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी फोर्स है टेंशन फोर्स, जिसको हम ऐसा टी से भी डिनोट करते हैं। अब भाई टेंशन फोर्स क्या होता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी रस्सी से बांध के लटका दूं, ठीक है, ये मास m का ऑब्जेक्ट मैंने रस्सी से बांध के से लटका दिया, ये है कोई स्ट्रिंग है, कोई रोप है, कुछ भी है, और जब ये मास एक अपनी फाइनल पोजीशन में पहुंचा, ठीक है, जब सब कुछ सेटल डाउन हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये कंप्लीटली टाइट हो जाती है, ठीक है। तो आप वहाँ पर बोलोगे कि इस स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो कोई भी टाइट रोप अगर आप देखो एकदम टाइट है, ठीक है, ज़रा सी भी लूज नहीं है, तो हम वहाँ बोलते हैं कि इस रोप के अंदर या इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, और ये टेंशन एक तरह का फोर्स है। अब अगेन ये टेंशन कैसा फोर्स है भाई, अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस पे नहीं जाते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे है, हाँ हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ओके। तो देखिए
ये टेंशन वाली चीज़ें हम कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं इस मास को देखूं, ठीक है, ये हमारा मास है। अब हमें पता है क्योंकि इसमें मास है, नीचे एक फोर्स लगेगा mg। तो भाई ये नीचे क्यों नहीं मूव कर रहा? अगर नीचे फोर्स लग रहा तो मूव करना चाहिए ना, फर्स्ट लॉ के हिसाब से। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, अब इसका नेट फोर्स जीरो किसने किया? इसका नेट फोर्स जीरो करेगा ये टेंशन फोर्स। ठीक है, तो m पर ऊपर की डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लग रहा है, और ये टेंशन क्योंकि mg के बराबर होगा इसलिए ये मास मूव नहीं कर रहा। ओके, अब देखते हैं कि ये टेंशन इस रोप के अंदर कैसे मूव करता है। ठीक है, हर पॉइंट पे टेंशन क्या आएगा। अब देखिए, हम अभी जितना भी रोप या स्ट्रिंग लेंगे हम लेंगे मासलेस। ओके, मासलेस स्ट्रिंग आपको कंसिडर करनी है या एज्यूम करनी है, क्योंकि अगर मासलेस नहीं होगा तो वहां पर क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि ये मासलेस नहीं है। ठीक है, तो जो नॉन मासलेस स्ट्रिंग्स हैं उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, तो अभी उस पर नहीं चलते। अभी के लिए आप कंसिडर करो मासलेस स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं एक स्ट्रिंग देखूं, ओके, और इस पर नीचे की तरफ, भाई अगर इस पे ऊपर लग रहा है तो थर्ड लॉ से हम कहेंगे ना कि ये जो बाकी ये वाली पार्ट है स्ट्रिंग की, इस पे नीचे लगेगा टी। ओके, तो देखिए इस पे लग रहा है नीचे टी, और इसको मैंने ऐसे यहां बांध रखा है। अगर मैं इस पॉइंट पे कहीं देखूं कि इस पॉइंट पे टेंशन क्या आएगा, तो देखिए अगर आप यहां से इसे काट के देखें तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इस पे तो पता है हमें कि नीचे लग रहा है टी। ठीक है, अब ऊपर कितना फोर्स आएगा इसे हम बोलते हैं T1। तो देखिए, क्योंकि ये मासलेस है, ठीक है, मतलब इस छोटे से पार्ट का जो मास है वो जीरो है, तो क्योंकि ये मास जीरो है तो इस पर नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, है ना भाई। नेट फोर्स क्यों जीरो आना चाहिए? बिकॉज इस केस के अंदर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो F/m आएगा। ठीक है, अगर कुछ भी फोर्स है, कुछ भी नॉन जीरो फोर्स आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती, कुछ भी चीज़ हम जीरो से डिवाइड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? फॉर मासलेस स्ट्रिंग्स ये जो T है और ये जो T1 है ये दोनों बराबर होने चाहिए, या फिर हमें T1 से 1 हटा देना चाहिए, तो ऊपर भी लगेगा T। आप कहीं से भी काट के देखें ये सेम कंडीशन आएगी। इसका मतलब क्या है कि थ्रू आउट दिस रोप आप कहीं से भी काट के देखें सेम टेंशन फोर्स मिलेगा आपको। ओके, अगर मैं ऊपर से काटूं तो अगेन ये रोप बनेगी, एक नीचे लग रहा है T इस तरह, तो एक यहाँ लगेगा ऊपर इधर। ठीक है, दोनों T बराबर होंगे। तो ये टेंशन हमेशा पूरी स्ट्रिंग में सेम रहता है अगर वो मासलेस है तो। ओके, इस तरह। अच्छा, अब यहां पर बात आती है पुलिस की। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं पुलिस की कि पुलिस क्या होती है। देखो ये सब चीजें है ना हम बिल्ड कर रहे हैं अभी, इसके ऊपर है ना, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्री रेक्विजिट है लॉज ऑफ मोशन पढ़ने का। पुलिस क्या होती है? पुलिस आपने जरूर देखी होंगी, इस तरह की होती है पुलिस। तो देखिए ये जो पुली है बीच में से ये ऐसे फिक्स्ड रहती है, और ये जो पार्ट है ये मूव कर सकता है। ओके, और हम जो रोप लेते हैं वो रोप इस तरह लेते हैं कि एक एंड ऐसे होता है, एक एंड इस पर घूमता हुआ ऐसे जाता है, और एक एंड ऐसे नीचे होता है। और पुली का फंक्शन क्या होता है हमारी लाइफ में कि भाई आप ना यहाँ से इस रोप को सीधा खींच सकते हो और ये ऐसे मूव कर जाएगी। ठीक है, ताकि ये रोप इस पे से ऐसे घूम के नीचे आ जाए। तो हम ये पुलिस यूज़ करते हैं बहुत सारे रीजंस के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि वेल्स के ऊपर लेडीज़ पानी खींचने के लिए पुलिस यूज़ करती हैं। तो देखिए पुलिस के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि हम अभी जितना भी मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, बिफोर रोटेशनल मोशन जितने भी पुलिस आएंगे आपको वो सब कंसिडर करने हैं मासलेस। ठीक है, इन पुलिस का कुछ भी मास नहीं लेना, ये मास जीरो रहेगा। और अगर ये मास जीरो रहेगा तो आपको ये जो टेंशन है ये पूरी कोड के अंदर ये सेम लेनी है। तो इस कोड के अंदर या इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T है तो यहाँ भी T आएगा।
ठीक है, इस घूमने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी घुमा रहे हैं कैसे तैसे, ये भी मासलेस है स्ट्रिंग भी, और ये पुली भी मासलेस है, तो टेंशन सेम रहेगा। ओके, और एक और बात देखिए, यहां पर हमने ये तो बता दिया कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहेगा, इस केस के अंदर भी और इस केस के अंदर भी। एक चीज़ और बता दूं कि टेंशन हमेशा कैसे लगानी है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब क्या है कि अगर कुछ भी दो ऑब्जेक्ट लेट से एक टाइट रोप से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये मूव कर रहे हैं कैसे भी, या तो ये इधर जा रहा है या फिर ये इधर जा रहा है, कुछ भी केस ले लीजिए। तो देखिए, अगर मैं इस बॉडी को देखूं तो इस बॉडी पे आप देखो, ये क्योंकि इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो आप टेंशन फोर्स लगाओगे तो कंफ्यूजन ये हो सकता है ना कि ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं। तो आपको कहाँ लगाना है, हमेशा बॉडी से अवे। ठीक है, बॉडी की तरफ नहीं, बॉडी से अवे मतलब इस तरह। और इस वाली बॉडी पे कहाँ लगेगा, बॉडी से अवे मतलब इधर। ठीक है, या फिर पुली के लिए देखो, अगर मैं एक पुली वाला सिस्टम बनाऊं कि ये एक पुली है और ये एक स्ट्रिंग है जो कि ऐसे इसके ऊपर से होते हुए ऐसे जा रही है, एक मास इधर है और एक मास इधर है। ठीक है, तो अगर आप पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखें, फ्री बॉडी डायग्राम ये वैसे हम आगे देखेंगे, अगर आप पुली को देखें, ठीक है, तो आप टेंशन फोर्स कैसे लगाएंगे, याद रखना बॉडी से अवे। तो पुली पे फोर्स लगेगा एक इधर T और इधर लगेगा T, क्योंकि ये मासलेस है, ये T और T बराबर रहेंगे बिकॉज ये सेम स्ट्रिंग है। ओके, तो बॉडी से अवे लगता है, और अगर एक ही रोप है तो उसमें टेंशन सेम रहता है। ठीक है, और उसके लिए ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि ये पुली मासलेस है। ठीक है, तो यहां से आपका पुली भी हो गया। अब लास्ट फोर्स जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स जो है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये आपको आई थिंक पता होगा कि स्प्रिंग फोर्स कैसे काम करता है। अगर मैं एक स्प्रिंग लूँ तो वो एक अपनी नेचुरल स्टेट में होती है। ओके, लेकिन अगर मैं इसको या तो एक्सटेंड करूँ या फिर इसे कंप्रेस करूँ, अगर इसमें एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है तो ये एक फोर्स देता है। और वो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट या फिर kx। ठीक है, और अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये आपको पता होगा कि ये जो फोर्स है ये नेगेटिव टू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं इसको इधर पुश करूं, डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा नेगेटिव में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। अच्छा, अब स्प्रिंग फोर्स के अंदर भी हम देख लेते हैं कि कैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाना है। देखिए, कोई भी एक स्प्रिंग है और हमने यहाँ लगा दिया मास। सपोज इस पर मैंने फोर्स लगाया इधर F, ठीक है, इसका मास है m। तो आप कैसे लगाओगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो, अगर मैं इस मास की बात करूं तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक लगेगा इधर F जो एक्सटर्नल हमने लगाया, और एक लगेगा पीछे की तरफ जो होगा F स्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए स्प्रिंग पे क्या होगा, यह है हमारा स्प्रिंग। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां लगाइए। अगर स्प्रिंग ने ब्लॉक पर फोर्स लगाया F स्प्रिंग, तो स्प्रिंग पे कितना लगेगा, Fs इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा अगेन अगर मैं इस स्प्रिंग की बात करूं तो हम ये हमेशा मासलेस लेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि मासलेस नहीं है। तो मासलेस स्प्रिंग के लिए जैसा हमने ऊपर किया था वैसा कर सकते हैं। अगर ये स्प्रिंग ऐसा है और ये एंड इसका Fs है, ठीक है, Fs फोर्स से इधर इस पर फोर्स लग रहा है, तो इधर कहाँ लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में इधर, ताकि नेट फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग बिकम्स 0, ताकि एक्सेलरेशन इन्फिनिटी ना आए। ओके, तो देखिए ये सब चीज़ें हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा इनका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम आगे बनाएंगे तो ये सब चीज़ें एकदम आपको बहुत ईजी लगेंगी, बहुत ऑब्वियस लगेंगी। ठीक है, सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगेन कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। और हाँ,
रिवोडो का फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ उसे लाइक करें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने का। उस पर लाइक्स तो आए हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ कोई देखता ही नहीं, तो अच्छी चीज़ें शेयर करने का एक मोटिवेशन मुझे भी आए। तो प्लीज़ वहाँ पर अगर आपको अच्छा लग रहा है या कुछ सजेशन है तो प्लीज़ वहाँ कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।